तो शुरू हो गया है सूरज और पाखी के प्यार का रोमांचक सफर। पर पाखी के परिवार को है शादी टूटने का डर। इधर भानु घोल रहा है होटल की हवा में जहर, लेकिन इस नाग पर है एक गिद्ध की नजर। सुनिए कहानी का ये भाग और पाइए पल पल की खबर। कैन आई होल्ड योर हैंड, एक खूबसूरत एहसास, कोमल अग्रवाल की कलम से निकला उपन्यास। डियर लिसनर्स, आप सुन रहे हैं कैन आई होल्ड योर हैंड का भाग 30 मेरे यानी कोमल अग्रवाल के साथ। कहानी के पिछले भाग में हमारे लिसनर्स ने सुना कि सूरज पाखी से मिलने उसके घर के पास वाले स्कूल आता है बच्चों के लिए ढेर सारे तोहफे लेकर, और प्रिंसिपल की इजाज़त लेकर पाखी को घुमाने के लिए लाता है। दोनों पहाड़ी के पास पहुंचते हैं और अब ऊपर वाली सीढ़ियों पर बैठे हुए हैं। पाखी अपने लंच बॉक्स से सूरज को पराठे और आलू गोभी की सब्जी खाने के लिए कहती है, मगर सूरज पाखी के खिलाने का इंतजार करता हुआ 3 तक गिनता है। अब आगे। जैसे ही वह 3 बोलने को हुआ कि पाखी ने एक निवाला ले भीगी आंखों से उसे खिलाया। फिर उसने नजरें झुका ली। सूरज ने उसका चेहरा ऊपर उठाते हुए कहा, आई लव यू एंड आई नो यू लव मी मच मोर देन दैट। इस बार पाखी ने धीरे से यस कहा। आपको मेरा स्कूल कैसे मिला? आप नहीं तुम, बड़ा बेगाना सा लगता है आप। बताओ ना, पाखी ने जिद की। तुम्हारे घर के पास जितने स्कूल है ना, सबके गेट कीपर को तुम्हारी फोटो दिखाई, बस और क्या। सूरज ने उसे भी निवाला खिलाया। दोनों बारी बारी से एक दूसरे को खिलाते हुए बातें किए जा रहे थे। तभी सूरज की नज़र पाखी के पैरों की तरफ गई। फाइलें कहाँ हैं तुम्हारी? उतार कर रख दी। लेकिन क्यों? सूरज जानना चाह रहा था। उसमें बहुत से घुंघरू है ना, तो स्कूल में अजीब सा लगता है। पाखी ने वजह बताई। जब मसूरी आ जाओगी तब पहनोगी? सूरज ने पूछा। तुम्हें पायल पसंद है? पाखी ने पूछा। तुम्हारे पैरों में हो तो पसंद है, सूरज ने उसके पांव पर अपनी उंगलियां रखते हुए कहा। पाखी ने शर्मा कर अपने पांव समेट लिए। सूरज उसे ऐसा करता देख मुस्कुराया। मैंने तुम्हारे फ़ोन में बहुत कुछ स्टोर किया है, सुन लेना। मगर घर पर क्या कहूँगी? पाखी ने प्रश्न किया। मेरी जान, कहना मैंने ड्राइवर को भेजा था। पाखी ने उसे कलाई की घड़ी दिखाई। 2 बज रहे थे। अगर मैं अगले आधे घंटे तक घर नहीं पहुंची ना, तो पूरे मोहल्ले को पता चल जाएगा। सूरज ने उसका हाथ थामा और दोनों कार के पास पहुंचे। उसे सामने की सीट पर बैठा सूरज ने पिछली सीट से एक बड़ा सा गिफ्ट पैकेट निकाला और पाखी को दिया। वह आकर उसके बगल में बैठ गया। पाखी उसे सवालिया निगाह से देख रही थी। इसे घर जाकर खोलना, तुम्हारे और बाकी सब लोगों के लिए है। पहले सिर्फ तुम्हें झेलना पड़ता था, अब तुम्हारा ये पागलपन, पाखी ने उससे कहा। सूरज ने गाड़ी चलाते हुए कहा, एक बात का जवाब दो, मैं तुम्हारा हूँ? पाखी को कुछ समझ नहीं आया। सूरज ने फिर पूछा, हाँ या ना? पाखी ने कहा, हाँ। यही तुम्हारे सवाल का जवाब है, सूरज ने कहा। और सुनो, मेरे प्यार का हिसाब मत किया करो, सूरज बोला। घर के पास उसने कार रोकी। पाखी उतरकर चली गई। दरवाजे पर पहुंचकर उसने सूरज को पलट कर देखा। वह अभी भी उसे देख रहा था, जैसे उससे अभी अपनी निगाहों में कैद कर लेना चाहता हो। पाखी के हाथ में उपहारों से भरा बैग देख मीनाक्षी अपने हाथ का काम छोड़ चली आई, और इससे पहले कि वह कुछ पूछती, पाखी ने सूरज के निर्देशानुसार मसूरी से ड्राइवर के आने की बात कही।
अम्मा जी भी वहीं बैठक में आ पहुंची। हर एक सदस्य के लिए कुछ न कुछ था और सब पर सबके नाम लिखे हुए थे। मीनाक्षी के लिए पर्स, प्रशांत के लिए रिस्ट वॉच, अम्मा के लिए शॉल, बाबूजी के लिए चश्मे का फ्रेम, मुन्नू के लिए एयर काउच और पंकज के लिए वीडियो गेम्स। इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत थी जमाई बाबू को? अम्मा ने कहा। वह तो संकोच में गड़ी ही जा रही थी। मैंने तो बहुत मना किया था अम्मा, पर वो नहीं माने। पाखी सूरज का कहा याद करती हुई बोली। मीनाक्षी तो अपना पर्स हिलाते हुए बहुत खुश दिखाई दे रही थी। ये सब विदेशी है ना पाखी? उसने पूछा। लगता तो है भाभी। पाखी ने अभी तक फोन वाली बात किसी को भी नहीं बताई थी। वह अभी ये सोच ही रही थी कि तभी फोन बजने लगा। सूरज की आवाज में गीत बज रहा था। पाखी के साथ सभी लोग हैरानी से उसके पर्स की तरफ देखने लगे। गाना बज रहा था, पर कोई चारा न देख उसने पर्स में हाथ डाला। फोन सूरज का ही था। उसने पिक किया। जी बोलिए, उसने धीरे से कहा। कोई प्रॉब्लम है क्या? सूरज ने कहा। नहीं नहीं, तो मैं बाद में कॉल करूं आपको, उसने कहा और जल्दी से फोन काटा। उसके हाथ में नया फोन देख मीनाक्षी और अम्मा चकित हो एक साथ बोली, ये भी भेजा है? जी कहते हुए उसने अपने रूम का रास्ता लिया। मीनाक्षी ने अम्मा को देखा। अम्मा जी, अब जल्दी शादी करवा ही डालो दोनों की, बहुत बात करते हैं दोनों। अम्मा जी किसी और बात से चिंतित थी। हाँ, इसके बाबूजी भी यही बोल रहे थे। अपने जवाई बाबू तो बहुत अच्छे हैं, पर उन दोनों सेठ जेठानी का क्या भरोसा, कब क्या कर बैठे। मीनाक्षी ने भी आग में घी डालने का काम किया। तुम तो कानों में तेल डाली बैठी हो अम्मा जी। वो छेदीलाल की मंझी लड़की को देखो, ससुराल वालों ने सगाई करके अंगूठी लौटा दी और जानती हो क्या बोले कि लड़की की कुंडली में ही दोष है। बाबूजी तभी दुकान जाने को निकले थे। मीनाक्षी बहू की बातें सुनकर वह रुक गए। ये सब अपशकुन वाली बातें बंद करो। सब लोग एक बराबर नहीं होते, और फिर अपने जवाई बाबू तो देवता हैं, देवता। आते बखत पंडित जी से मिलते हुए आऊंगा, देखें क्या कहते हैं। अम्मा ने राहत की सांस ली। भगवान मेरी लाडो के भाग अच्छे करे बस। इन सब बातों से बेखबर पाखी और सूरज बातें करने में मगन थे। पाखी ने उपहारों के विषय में कुछ कहना चाहा तो सूरज ने उसे अपनी कसम देकर रोक दिया। अब वो मसूरी पहुंच चुका था। पाखी का फोन रख वह सीधे होटल में भानु के कैबिन में गया। भानु अचानक उसे अपने कैबिन में देखकर घबरा गया। अरे साहब, आप आइए आइए। वह अपनी कुर्सी छोड़ खड़ा हो गया। मैं ये कहने आया हूँ भानु जी कि मुझे पिछले 2 साल की होटल की पूरी अकाउंट डिटेल चाहिए, वो भी बिना किसी झोल झाल के। सूरज ने कहा और वहां से चला गया। भानु पिछले कई बरसों से होटल को संभाल रहा था। विदेश जाने से पहले भी सूरज ने होटल संभाल के रखा था, मगर इन 2 सालों में बहुत कुछ बदल गया था। उसके काम करने का तरीका, और अब वो कर्मचारियों को पहले की तरह छूट नहीं देता था। सब उससे डरने लगे थे, सिवाय प्रभात के, जो न जाने कैसे बाकी सब एम्प्लॉइज और सूरज के बीच एक सेतु बना हुआ था। सूरज उसे होटल मैनेजर बनाने के पक्ष में था, जबकि उसके डैडी महेंद्र प्रताप पुराने और अनुभवी लोगों पर भरोसा करते थे। बाप बेटे के बीच सोच की गहरी खाई थी, जो पटने का नाम ही नहीं लेती थी। वैसे तो मसूरी का बंगला, होटल और कई प्लॉट्स सूरज के दादाजी ने उसके नाम लिख दिए थे, मगर फिर भी सूरज हर काम महेंद्र प्रताप की मर्जी से ही करता आया था। बस इस बार पाखी के मामले में वह अपने दिल की सुन रहा था। वह अच्छी तरह जानता था कि भानु और शंकर काका उसके डैडी को उसके पल पल की खबर देते हैं, मगर वह मौन रहता था। शंकर काका ने एक बार बचपन में उसके प्राणों की रक्षा की थी, जब वह पहाड़ से बिल्कुल गिरने को ही था। राधा काकी ने उसे माँ सा दुलार दिया था। इन्हीं सब बातों को सोचता हुआ सूरज प्रभात को काम समझा जल्दी बंगले के लिए निकल गया।
जैसे ही उसकी कार होटल से बाहर निकली, मैनेजर भानु अपने कैबिन से बाहर आया और इधर उधर देखते हुए होटल के पिछले हिस्से में पहुंचा, जहां नया विंग बन रहा था। सभी मजदूरों को वहां से रफा दफा कर उसने अपनी सिम बदली और उसके बाद किसी को फोन मिलाया। उधर से फोन रिसीव हुआ। भानु बोला, आसमान पर काले बादल घिर आए हैं। अनजान बनते हुए सामने से उत्तर आया, मैंने छतरी का इंतजाम कर लिया है। बारिश होगी भी तो हम नहीं भीगेंगे। भानु ने फिर पूछा, कब तक हो जाएगा छतरी का इंतजाम? अनजान शख्स बोला, 1 महीने की मोहलत है तो आपके पास, उससे पहले ही मिल जाएगी। भानु ने फोन काटकर सिम बदला और वापस आकर कैबिन में बैठ गया। उसके वहां से जाते ही एक व्यक्ति नई बन रही दीवार के पीछे से बाहर आया और उसने अपने फोन पर चल रही रिकॉर्डिंग को बंद किया। वह भानु और उस अनजान व्यक्ति की बातें रिकॉर्ड कर रहा था। तो दोस्तों, ये था कहानी का रहस्य और रोमांच से भरा भाग, जिसमें आपने जाना कि होटल मैनेजर भानु किसी के साथ मिलकर कोई गुप्त योजना बना रहा है। आखिर कौन है वो, और वो कौन है जो इनकी बातें रिकॉर्ड कर रहा था? जानने के लिए ज़रूर सुनिए कहानी का अगला भाग हमारे इसी चैनल कनेक्टिंग ड्रीम्स पर, जो दे सपनों को पंख। लाइक, शेयर और कमेंट नहीं किया हो तो जल्दी से कर दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन भी प्रेस करते जाइए। धन्यवाद।